मेरी बड़ी बिंदियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। आशा है आप सब सकुशल होंगी, आपका पिछला सप्ताह बढ़िया गुजरा होगा। और आज का दिन जैसा कि हम सब जानते हैं, विशेषकर उत्तर भारत की जो महिलाएं हैं, पंजाब की तरफ की जो महिलाएं हैं, वो काफी व्यस्त होंगी आज के दिन और उनका समय नहीं कट रहा होगा। तो मैं उस विषय में ज्यादा ना जाते हुए ये कहूंगी कि जब समय ना कट रहा हो तो कुछ बेहतर काम कर लेना चाहिए। तो आशा है आप हमारे साथ यहाँ जुड़ेंगे, क्योंकि हम जिस अतिथि को आज आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं वो एक जानी मानी लेखिका है। उनके लेख, उनकी कविताएं, उनकी कहानियां आए दिन प्रसिद्ध जो मैगजीन्स हैं उनमें भी छपती हैं। और उन्हें सुनिए, अपनी दोपहर बेहतर बनाइए। और इसके साथ मैं पहले तो सबसे पहले हमारी सभी बड़ी बिंदियों का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। साथ ही स्वागत करती हूँ डॉक्टर रंजना जायसवाल का। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम यहाँ पर। धन्यवाद। सबसे पहले मैं बड़ी बिंदी और विभा जी, साथ ही साथ अंजलि जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया और अपनी बातें रखने का मौका रंजना जी, एक बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि आज क्या विषय है, क्या है, हम उसमें बाद में जाएंगे, क्योंकि जो आज एक विशेष दिन है वो स्त्री और पुरुष दोनों से जुड़ा हुआ है। और मैंने भी कुछ आपका कुछ लेख, कुछ कविता इस विषय पर पढ़ी थी कि पुरुष कंजूस होते हैं। तो क्या पुरुष सच में कंजूस होते हैं? कुछ कुछ कहें इस विषय पर, इस बारे में आपका क्या विचार है? अंजलि जी, मेरी एक कविता है, औरतें कंजूस होती हैं। जब मैंने ये कविता लिखी थी तो पुरुष जो श्रोता थे उन्हें बड़ी हंसी आई थी एक बार सुन के, मगर उस कविता के ही काउंटर में मैंने ये कविता लिखी थी कि पुरुष कंजूस होते हैं। इसे आर्थिक रूप से ना जोड़कर इसे इस तरीके से समझा जाए कि पुरुष अपने सपनों को छोड़कर अपने बच्चे, अपने परिवार और अपने समाज के लिए अपनी भावनाओं और सपनों को त्याग देते हैं। कंजूस का मतलब यहाँ पे आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं है, बल्कि उसके संघर्षों से है। और मेरी ये कविता सभी पुरुषों को समर्पित है, क्योंकि पुरुष अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। उम्मीद है आपको ये कविता पसंद आएगी। जी जी, स्वागत है। कविता का शीर्षक है पुरुष कंजूस होते हैं। पुरुष कंजूस होते हैं। सही सुना आपने, पुरुष कंजूस होते हैं। खर्च नहीं करते वो यूं खर्च नहीं करते वो यूं ही बेवजह अपने आंसुओं को, क्योंकि उन्हें बताया जाता है बचपन से, तुम मर्द हो और मर्द को कभी दर्द नहीं होता। वे खर्च नहीं करते अपने जज्बातों को, क्योंकि उन्हें सिखाया जाता है तुम कमजोर नहीं हो, क्योंकि ये काम है औरतों का। वे टूट नहीं सकते जिंदगी की जद्दोजहद से। वे टूट नहीं सकते जिंदगी की जद्दोजहद से, क्योंकि उन्हें सिखाया जाता है ये काम है कायरों का। सहेज लेते हैं वो अपनी आंखों में, छिपा देते हैं मन की किसी दराजों में, क्योंकि क्योंकि वे बेवजह खर्च नहीं करते अपने एहसासों को। सचमुच सचमुच पुरुष बहुत कंजूस। मैम, ये जो इस कविता के पीछे थोड़ा सा मनोविज्ञान है हमारी भारतीय कंडीशनिंग का, चाहे वो स्त्री के पक्ष में हो या पुरुष के पक्ष में हो, कि आपको अपने जो भाव हैं वो उजागर नहीं करने हैं समाज के सामने, या फिर आपको इमोशन नहीं दिखाना है, रोना महिलाओं का काम है, आप में आप ऐसा नहीं करते, ऐसा अधिकतर सुना जाता है भारतीय समाज में। थोड़ा सा मैं चाहूंगी आप इस पर प्रकाश डालें कि ये पुरुषों के लिए कितना अच्छा या कितना बुरा है। आपको क्या लगता है? ईश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तब उसने पुरुष और स्त्री में कोई भी अंतर नहीं रखा। दिल उसके भी शरीर में दिया और पुरुष के शरीर में भी दिया और स्त्री के। तब जो ये भावों की जब बंटवारे की बात आई तो यहाँ पुरुष और स्त्री क्यों आ गई? दर्द जी। उसे भी उतना ही होता है जितना स्त्री को होता है। तो अभिव्यक्ति को के लिए सिर्फ स्त्रियों को ही क्यों चुना गया? पुरुष को भी दर्द होता है, वो भी अपने सपनों को बुनना चाहता है, वो भी अपने पिता के कंधे पर सर रखकर कहना चाहता है। आप भारतीय परिवारों में देखिए, कभी बच्चे खुलकर अपने माता पिता से अपने बातें नहीं कह पाते, खास तौर से जो लड़के होते हैं। वो एक संकोच की एक लकीर जो है हमेशा खिंची रहती है। तो ऐसा क्यों? और ये धीरे धीरे ये जो लकीर जो है गहरी होती चली जाती है और बाद में इसका स्वरूप बड़ा विचित्र देखने को मिलता है। मेरा ये मानना है, जब ईश्वर ने किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया तो हम और आप ये भेदभाव करने वाले कौन?
तो मुख्यतः आप ये कहना चाहती हैं कि जो कंडीशनिंग है वो अगर महिलाओं के लिए अच्छी नहीं है तो वो पुरुष बेहतरी के लिए भी नहीं ही है, उनके लिए भी नहीं, हितकर नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उन्हें भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका दिया जाना चाहिए। सिर्फ़ इस आधार पे क्योंकि तुम पुरुष हो इसलिए तुम्हें रोने का अधिकार नहीं है। क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो? मतलब ये हम लोग भी अनजाने में क्योंकि हम लोगों ने भी अपनी पीढ़ियों से अपनी नानी और दादियों के मुँह से सुना है कि अगर कोई बच्चा रो रहा है, अगर वो मेल इश्यू है और वो रो रहा है, तो क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो? मतलब ये किसने लिखा कि लड़कियाँ ही रोएँगी, लड़के नहीं रो सकते? तो हमें अपनी चीज़ों को, अपनी परिस्थितियों को बदलना होगा और जब दर्द होगा तो समान रूप से उसे स्वीकार करना होगा, चाहे वो पुरुष हो या और डॉक्टर रंजना के बिहाफ में उनकी कविता की जो उन्होंने अभी हमें सुनाई, उसके साथ साथ मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगी कि जो आजकल फेमिनिज्म है या मैस्कुलिनिटी है, उसके पीछे जो भी चलता है उससे कहीं ऊपर है ह्यूमैनिटी। ह्यूमनिज्म के बारे में बात करें, क्योंकि आप अगर मनुष्य हैं तो अगले को भी उतना ही मनुष्य समझें। हाँ, जरूर अगर कोई एक पक्ष दबा है तो हमें उस पक्ष की चर्चा करने की जरूरत है, पर उस पक्ष की चर्चा दूसरे को गलत ठहराए बिना भी की जा सकती है। तो ये जी, तो बिल्कुल। हुई एक तरह से पुरुष मानसिकता की बात। आगे चलते हैं। दूसरी चीज मैं पूछना चाहूंगी कि कहते हैं कि घर में महिलाएं हैं तो उनको ये भी पता है कि उनकी तुलसी का पौधा कब सूख रहा है, उसको कितने अंतराल में पानी चाहिए, या उनकी जो बरनी है उसमें दाल कितनी बची है, वो कितने दिन आगे शेष रहेगी। मतलब उनको सब कुछ पता है। अचार को कब धूप दिखानी है, कब घर की आंतरिक सफाइयां करनी है, उनको हर हर सदस्य का, घर के हर कोने का ज्ञान है। पर क्या एक स्त्री इतना कुछ इतनी जगहों पर बटी होती है, वो स्त्री का जो मन है कि बैठा भी यहाँ है और सोच रहा है अपने पिता के बारे में कि वो कैसे होंगे, तो इतनी जगह जब वो बटा है तो क्या वो अपने आप को कितना समझ पाती है, क्या वो खुद को समझ पाई है। कहते हैं ना कि लोगों के लिए वो रहस्य है, पर क्या वो रहस्य उसका खुद पर उजागर हो पाया है या नहीं। आपकी कविता भी सुनेंगे हम इस पर मैं पहले जवाब चाहूंगी। अ, अभी शायद वक़्त लगेगा, अभी वो वक़्त नहीं आया है। स्त्रियों ने एक जब कभी कोई बच्चा रोता है तो माँ को अपने आप ही पता चल जाता है कि बच्चा भूखा है या उसे चोट लगी है। माँ पति नाराज़ है या खुश है, उसे पता चल जाता है। मगर खुद के बारे में वो अभी तक अपने आप को ढूँढ नहीं पाई है और जो इस समाज की सबसे बड़ी ज़रूरत है क्योंकि इंसान को सबसे पहले खुद को ढूँढना बहुत ज़रूरी है। और औरतें घर परिवार की ज़िम्मेदारियों के बीच इस कदर दब जाती हैं कि वो खुद के लिए सोचना भूल जाती हैं। अ, मुझे लगता है कि अभी शायद वक़्त लगेगा मगर वो वक़्त जल्द आ जाए तो बेहतर होगा। क्योंकि जब जब तक इंसान खुद को खुश नहीं कर पाएगा, तो दूसरों को कहाँ से खुश कर पाएगा। हम चाहेंगे कि आप हमें अपनी कविता भी सुनाएं इसी विषय पर। जी, मेरी एक कविता अभी हंस पत्रिका जो साहित्य की एक जो है काफ़ी जानी-मानी पत्रिका है, उसके जी। सितंबर अंक में मेरी एक कविता प्रकाशित हुई थी जिसका शीर्षक था अपने हिस्से का सुकून। ये कविता आपके इस प्रश्न का जवाब देने में कुछ हद तक मेरे ख्याल से सक्षम होंगी। जी, स्वागत है। सुना है, जिसका शीर्षक है अपने हिस्से का सुकून। सुना है वो ढूँढ लेती है, सुना है वो ढूँढ लेती है सब कुछ। सुना है वो ढूँढ लेती है सब कुछ। सब कुछ मतलब सब कुछ। अमूमन हर खोई हुई चीज़। जैसे जैसे मका की पेशानी पर पसरी हुई परेशानियाँ। जैसे मका की पेशानी पर पसरी हुई परेशानियाँ, पति के महत्वपूर्ण कागज, स्कूल से लौटे हुए बच्चों की भूख, रसोई में बंद डिब्बों में स्वाद, दूध वाले का बिल, डायरी में रखा एक सूखा गुलाब, रिश्तों में भरे गुस्से के गुबार, अम्मा की दवाई, बाबूजी के माथे पर रखा चश्मा भी। बस बस नहीं ढूंढ पाई अपने लिए वक्त, अपने हिस्से का सुकून और सबसे जरूरी अपनों की नजर में खुद के लिए सम्मान। बहुत सुंदर। चंद लाइनों में आपने पूरा एक खाका जिसको कहते हैं वो गढ़ दिया हमारी आंखों के सामने कि हमारी माएं कैसे हमारे आगे पीछे नाचती रही हैं। और पर आपने सही कहा था इस प्रश्न के पहले कि बेहतर होगा कि इसका जवाब हम अपने आप में अपने अंदर ढूंढ लें, क्योंकि कई बार होता है कि हम इतने टुकड़ों में बट जाते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि उसमें से हम अपने लिए कौन सा जी रहे हैं। तो वो जानना बहुत जरूरी है।
अच्छा, आप बहुत यात्राएं करती रहती हैं अलग अलग जगहों पर, आप कविता पढ़ने को भी आपको बुलाया जाता है, विभिन्न सम्मानों से सम्मानित हैं आप। तो जब आप इतनी यात्राएं करती हैं तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो यात्राएं हैं ये आपके लेखन को कितना कितना कहाँ कहाँ समृद्ध करती आई। जीवन स्वयं एक यात्रा है। एक इंसान उम्र भर उम्र यात्रा करता रहता है। और भौतिक रूप में जो देखा जाए, लेखन को परिष्कृत करने के लिए यात्रा बहुत जरूरी है। हमारे देश में कहावत है, चार कोस पे पानी बदले चार कोस पे बोली। तो जहाँ आप थोड़ी थोड़ी दूरों पे जाइए तो वहाँ के परिवेश, वहाँ की परिस्थितियाँ, वहाँ का की वेशभूषा, उनसे उपजी हुई परिस्थितियाँ, उनकी समस्याएं और उनके निदान, ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो एक लेखक को, आम आदमी के दृष्टिकोण से देखिए तो सबको सामान्य लगेगा, मगर लेखन को अगर ज्यादा परिष्कृत करना है या उसको समृद्ध बनाना है तो यात्राएं बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमको हमारे आसपास का जो वातावरण है एक बहुत बड़ा समुद्र है, महासागर है। बस हमें ये चाहिए कि हम अपने उस किस दृष्टिकोण से उन मोतियों को जो है चुनते हैं और उन्हें शब्दों के माध्यम से अपने कागज पर उतारते हैं। इसलिए जीवन में यात्रा का होना बहुत जरूरी है। और आप जब नए लोगों से मिलते हैं तो उनसे कोई ना कोई एक नई कहानी, एक नई कविता जो है उपज ही आती है। कोई कोई एक विशेष अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहेंगी किसी यात्रा से जुड़ा? कि मेरे अभी हाल में ही मेरे शहर से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पे बनारस शहर है। और मैं अभी हाल में अपने पति और बेटे के साथ बनारस गई थी और ट्रैफिक जाम हो गया था। मेरी गाड़ी खड़ी थी तो छोटे छोटे बच्चे हाथ में पानी की बोतलें जिसमें साबुन का घोल घुला हुआ था, और उन्होंने जो है तुरंत उसको स्प्रे किया और शीशा साफ करना शुरू किया। मैंने हाथ में घड़ी पहन रखी थी तो बच्ची आई और मेरे हस्बैंड ने कहा शीशा चढ़ा लो, ये लोग कभी भी मोबाइल या पर्स छीन के भाग जाओ। तो मैंने अपना शीशा हल्का सा खोल रखा था। उस बच्ची ने कहा कि ये घड़ी दे। तो मैं बिल्कुल शॉक थी। मैंने कहा मतलब सीधे घड़ी पे? तो मैंने कहा क्या करोगी घड़ी, देखना आता है? तो उसको मुस्कुरा दी और वो वहां से आगे बढ़ गई। और मैं सोचती रही कि उसने घड़ी क्यों मांगी होगी। कि मुझे लगा कि शायद जो जीवन वो जी रही है, शायद उस समय को बदलना चाहे। मुझे उसी वक्त एक कहानी सूझी और मैंने घर जब मैं लौट के आई, मैंने उसी विषय पे कहानी लिखी कि मुझे हो सकता है उसके दिमाग में क्या रहा। मैंने एक लेखक के तौर पे मैंने सोचा उसने घड़ी मांगी, हो सकता है उसका उद्देश्य कुछ और रहा हो, वो उसको बेच के पैसे पाना चाहती हो, या उसे वो घड़ी सुंदर लगी हो। मगर ये भी तो हो सकता है कि वो समय बदलना चाहती, जो जीवन वो जी रही थी उस जीवन से वो संतुष्ट नहीं थी और उस घड़ी के माध्यम से वो अपना समय बदलना। आपकी इस प्रश्न से जुड़ा एक छोटा सा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, मैं पूछना चाहूंगी, वो मुंह में छोड़ नहीं पा रही हूँ। वो ये कि आप कहते हैं अमूमन की लेखक बहुत संवेदनशील होते हैं, वो आसपास की हर घटना को बहुत अंदर तक महसूस करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, उसको अपनी तरह से कहते हैं। तो ये तो एक हुआ कि सकारात्मक बात है, तब तो ठीक है, आपने उसको बहुत सकारात्मक तरह से लिया होगा। अभी हम आपसे कहानी सुनेंगे, आई होप, आई डोंट नो कि हम वही सुनेंगे या कोई और सुनेंगे, पर जो भी है। पर ये अगर कोई एक नकारात्मक घटना है तो आप उसको अंदर तक महसूस करते हैं, तो कहते हैं कि लेखक होना किसी हद तक एक श्राप है। आपको क्या लगता है जब आप इतने संवेदनशील हैं तब? हाँ, लेखक जब कोई रचना लिखता है तो वो पूरी तरीके से उसमें उतर कर लिखता है। वो तब उस वक्त वो लेखक नहीं रह जाता, वो उस किरदार में परिवर्तित हो जाता है। और उसका असर काफी दिनों तक वो बना भी रहता है, जिस किरदार के साथ वो जी रहा होता है। जब तक वो कहानी है, वो रचना पूरी नहीं हो जाती, तब तक वो उस किरदार के साथ ही जीता रहता है, वो उसी को ओढ़ता है, बिछाता है। और मैं आपको एक घटना बताऊं। कुछ सालों पहले की बात है। एक न्यूज चैनल पे एक सीरियल आता है, केबीसी, शायद आपने भी देखा हो। तो उसमें जी। एक घटना दिखाई थी कि एक महिला आई थी और उनके पति नहीं रहे थे और उन्होंने मंगलसूत्र वगैरह पहन रखा था। तो उन्होंने उनके अमिताभ बच्चन जी ने ऐसे एक सिंपल सा प्रश्न किया कि आपके पति क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा मेरे पति नहीं है। उसके बाद मैं एज ए दर्शक, मैंने जब टीवी पे ये देखा तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि मतलब सिंदूर लगा रखा, मंगलसूत्र, जो कि एक भारतीय समाज में जो हम जी। एक विवाहित स्त्री के बारे में जब सोचते हैं तो सबसे पहले यही इमेज आती है। तो उसने बताया कि मैं जहाँ नौकरी करती हूँ, मेरे पति की मृत्यु के बाद जहाँ मुझे नौकरी मिली, और वहां पर जो लोग हैं मेरे साथ, जो मेरे
साथी हैं वो तो जानते हैं कि मुझे मर्सी गांव पे वहाँ जॉब मिली है, मगर जो मेरे कस्टमर आते हैं वो शायद तो उनकी गलत निगाहों से बचने के लिए मुझे ये मंगलसूत्र, ये बिछिया और ये सिंदूर लगाना। और कुछ इसी तरह की घटना मेरे एक जानने वाले व्यक्ति ने भी मुझे शेयर की। मैंने इस विषय पे कहानी भी लिखी थी और मैं काफी दिनों तक उस कहानी को पूरा करने के बाद भी मैं काफी दिनों तक डिस्टर्ब रही कि समाज का ये कितना विकृत रूप है। मतलब समाज इस तरीके से भी है जहाँ स्त्रियों को अपने आप को बचाए रखने के लिए कितना संघर्ष करना। एक लेखक के तौर पे आप इसे अभिशाप भी कह सकते हैं, क्योंकि जब कोई सकारात्मक कहानी को लेके आप जब कहानी खत्म कर रहे होते हैं तो खुशी दे जाती है, मगर जब नकारात्मक पहलुओं का आप उजागर करते हैं तो उसके साथ, उन किरदारों के साथ आप खुद जी रहे होते हैं, उसके दर्द को महसूस कर रहे होते हैं, उसके आंसू को के साथ आपके भी कहीं ना कहीं आंसू बह रहे होते हैं। तो एक लेखक के तौर पे ये एक श्राप भी है, अभिशाप माना जा सकता है, और कहीं ना कहीं एक लेखक होने का वरदान भी है। ये ईश्वर ने हमें ये गिफ्ट किया है कि हम दूसरे के दर्द को समझ सकें और शब्दों के माध्यम से हम अपने पाठकों तक, लोगों तक पहुंचा सकें। एक छोटा सा प्रश्न और इससे जुड़ा, वो ये कि ये तो हुई एक तरह से भारतीय समाज में रहने वाली महिलाओं की स्थिति की उनको किसी की नजर में खटकना ना पड़े, या अपने आप को समाज की बुरी नजर से बचाने के लिए उन्हें कई तरह की चीजों को ओढ़ना पड़ता है। कई बार हमने ये भी सुना, बल्कि आपसे ऑफ कैमरा बात हो रही थी तो आपने किसी का उदाहरण दिया कि बच्चे कहते हैं कि फलाना ऐसा करता है माँ, तो तुम क्यों नहीं। तो कभी किसी की खुशी के लिए, कभी किसी की नजर से बचने के लिए। ये तो हुई एक हमारे भारतीय समाज की कह सकते हैं रूप है, उसका देखने मिलता है हमें। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपको क्या लगता है महिलाओं की स्थिति कितनी बेहतर है? कुछ कहना चाहेंगी उस पर? देखिए, देश काल बदल सकता है, मगर हो सकता है स्थितियां बेहतर होंगी, मगर कोई विशेष परिवर्तन तो नहीं होगा, मुझे नहीं लगता वाली बात है। क्योंकि इंसान तो हम वही है ना, और हमारी मजबूरियां भी कुछ वैसी ही हैं। तो हम हो सकता, मैंने उसको बहुत पास से तो नहीं देखा और ना समझा वाली बात है, मगर मुझे जो मेरा जो अनुमान है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। तो महिलाओं के लिए संघर्ष वहां भी है और यहाँ भी है, बस हो सकता है कि संघर्ष का स्वरूप जो है थोड़ा दूसरा हो। जी। आ, हाँ मैम, आपको मैं कैमरे के लिए कहने जा रही थी। जी जी, अगले मैं ऐसे। प्रश्न की तरफ। जी जी, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, चूंकि महिलाओं की ही बात हो रही है और मेरा अगला प्रश्न भी महिलाओं के सामाजिक स्तर से ही कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। शैक्षणिक स्तर पर कम से कम महानगरों में महिलाएं काफी अच्छा विकास कर गई हैं। अब कम से कम उनकी जो इच्छा है वो किसी हद तक कर पाने में उसको संभव है। कह सकते हैं आपकी समाज से क्रांति भी कर ली है उन्होंने किसी हद तक, कि हमको ये अच्छा लगता है, हमको ऐसे ही पसंद है, तो हम ऐसे ही करेंगे। तो शैक्षणिक विकास भी हुआ है, सामाजिक स्तर पर भी उनका विकास हुआ है। पर फिर भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अभी आप कोलकाता की घटना को ले लें, कि आज भी उनके साथ ऐसी कई घटनाएं घटती ही जा रही है, मतलब उस पर कहीं कुछ रोक टोक नहीं है। चूंकि आप स्त्री विमर्श पर भी सक्रिय रहती हैं, तो उस नाते आप इनसे, इन जो जो सामाजिक स्तर पर होने वाली इस तरह की घटनाएं हैं, एक तरफ घटनाएं हैं, दूसरी तरफ हम विकास भी देख रहे हैं, आप इसको किस तरह से देखती हैं? जो कलकत्ता में हुआ या इससे पहले जब निर्भया कांड हुआ, ये सब बड़ी दुखद घटनाएं हैं। रातों की नींद उड़ जाती है। हमारे घर की बेटियां सुरक्षित हैं, ये एक बहुत बड़ा और बहुत ज्वलंत विषय है, और इस पे हमेशा बात होने की बात होती ही रहनी चाहिए। मगर जो समाज का एक स्वरूप ये भी आता है कि रात में निकलने की क्या जरूरत थी, कपड़े छोटे पहनने की क्या जरूरत थी। एक तरफ सरकार कहती है कि बेटी पढ़ेगी, बेटी तो तभी बढ़ेगी बेटी। एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं, एक तरफ आप कपड़ों पे भी बातें कर रहे हैं, फिर जॉब की भी बातें कर रहे हैं। आज लड़कियां बराबर से भागीदारी कर रही हैं, चाहे वो आप स्कूल और कॉलेज में आप लड़कियों की इस जनरेशन में आप जाकर देखें तो लड़कियों की भी जो है भागीदारी उतनी ही है जितनी की लड़कियों की है। ऑफिस में भी लड़कियां बराबर से काम कर रही हैं। मगर अब सिर्फ सरकार पर थोपना ये कहीं बहुत हद तक सही नहीं है। अब हमारी ये जो है कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें अपने परिवारों में, जो परिवार एक जो है जीवन की प्रथम पाठशाला माना जाता है, अब हमारे परिवारों की जिम्मेदारी बढ़ती है कि हम अपने घर के बच्चों, खासकर लड़कों को
ये समझाएं कि ये घर की जो बेटियां हैं जो निकल रही हैं, पहले सबसे पहले तो उन्हें इंसान समझना शुरू करें, क्योंकि ये जो 2 घटनाएं हुई तो उसने तो इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया। और ये प्रक्रिया एक पल की नहीं है, ये निरंतर लगातार होती रहनी चाहिए। उन्हें हमेशा इस बात को समझाते रहना चाहिए कि नहीं, हमें महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, उनके सम्मान की जिम्मेदारी हमारी है, और इस बात से आप मुकर नहीं सकते। वो कल ये जो घटना हुई कल आपकी बेटी के साथ भी हो सकती है, तो हमें अपने घर के बच्चों को ये समझाना पड़ेगा कि नहीं, हमारे सिर्फ हम बेटियों से तो उम्मीद कर देते कि वो रातों में ना निकले, कपड़े छोटे ना, मतलब हमने बेटों पे कब अंकुश लगाए। तो समझाने की बारी आप बेटियों को नहीं, आप बेटों को। और माओं की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है कि बेटों को भी उसी तरीके से पाले जिस तरीके से वो बेटों को पाल रही हैं, और स्त्रियों का सम्मान करना उन्हें सिखाएं। 2 पॉइंट्स दीदी मैं इस बात के साथ जोड़ना चाहूंगी, वो ये कि चूंकि मैं खुद भी हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ी हूँ, तो अक्सर माँ बाप कहते हैं कि आप अगर लेट आवर्स बाहर हैं तो कम से कम आप हॉस्पिटल कैंपस में रहिए, अगर आप हॉस्पिटल कैंपस में हैं तो आप सुरक्षित हैं। तो अब उस बात पे ही एक प्रश्न चिन्ह लग गया है कहीं ना कहीं कि अगर, क्योंकि हॉस्पिटल के बहुत सारे ऐसे इलाके रीजन्स भी हैं रात के समय जो आइसोलेटेड हैं, तो आप कितने सुरक्षित हैं वहां, ये आपने अब इस घटना के बाद सोचना शुरू कर दिया जो पहले आपके मन में नहीं आता था। एक बात तो मैं ये कहना चाहूंगी, और जी दूसरी मैंने कल ही कहीं किसी न्यूज में पढ़ा है, मुझे एग्जैक्टली जगह का नाम याद नहीं, पर जहां तक मध्य प्रदेश की कोई घटना है जिसमें कोई एक लड़की थी जो ब्रा पहनकर बाहर आ गई, तो उसपे बहुत बवाल मचा वहां पे। वो सही किया गलत किया उस पे भी हम नहीं अभी जाना चाहेंगे, पर मैं कहूंगी कि अगर ऐसा हो गया तो इतना बड़ा क्या वज्रपात हो गया समाज पे। मतलब पुरुष अगर कुछ भी करे, कहीं भी पब्लिकली बैठ के खुजाए किसी स्त्री के सामने, तो वो सब कुछ ठीक है, बट अगर एक स्त्री पहन के आ गई तो उसके ऊपर हम पूरा एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो इस तरह की घटनाएं आजकल सुनने, और मुझे लगता है एक चीज और उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, वो ये है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो स्त्री पक्ष भी फिर रिएक्ट करता है तो ये भी मनुष्य ही ना, गलती तो ये भी करेंगे अगर उधर होगा, तो कई बार वो रिएक्शन गलत भी होता है, हो सकता है वो अप्रोप्रिएट ना भी हो, पर ये एक्शन रिएक्शन ही चलता रहता है। आप कुछ कहना चाहेंगी इस पर? देखिए, ऐसा है, सवालों के तो जो है जवाब उतने, एक तर्क होता है, एक वितर्क होता है, एक कुतर्क होता है। तो जिन्होंने तर्क और वितर्क की बातें की हैं उन्होंने कुतर्क की भी बातें की हैं, आखिर ये शब्द कहीं ना कहीं से तो उभर के आया है। तो कुछ मेरे आपने मुझसे पूछा था इस कार्यक्रम का शीर्षक क्या रखा जाए, तो मैंने कहा था कुछ तो लोग कहेंगे। जी तो जो जो कह रहा है उसे कहने दीजिए, हमें जो करना है हम तो वो करेंगे ना। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न आपकी लेखनी से जुड़ा है। अब मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने कविताएं भी लिखी, कहानियां भी लिखी, लघु कथाएं भी लिखी, बाल कहानियां भी लिखी, संस्मरण भी लिखे हैं, और अगर मैं सही हूं तो कुछ यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं, उपन्यास भी लिखा है। जी, एक मैंने साझा उपन्यास लिखा, और जी ये एक अलग तरीके की एक हम मेरा अनुभव था। इसमें 4 लोग थे, डॉक्टर जया आनंद, डॉक्टर गीता द्विवेदी और नीलिमा शर्मा जी। और हम लोगों ने एक प्लॉट पर काम किया, और ये अपने आप में एक बड़ा अनूठा उपन्यास था, और इसे अभी जयपुर में सम्मान भी मिला है। नीलिमा टिक्कू द्वारा द्वारा सब जो है सम्मानित किया गया है। और ये सबके लिए बड़ी चर्चा का विषय था कि मतलब एक उपन्यास को 4 लोग कैसे लिख सकते हैं। जी जी मगर जिस किसी ने भी इसे पढ़ा है, और उन सभी का ये कहना है कि कहीं से ये नहीं लगता कि किस लेखक ने कहाँ से उठाया है और कहाँ इसको छोड़ा है, और फिर दूसरे लेखक ने इसको लिखना शुरू किया है। इतनी तो सारी विधाओं में आपने लिखा है, आ, कौन सी विधा में आप सबसे ज्यादा, जिसको कहते हैं, इंजॉय करती हैं? मुझे पता है कि ये सारे आपके बच्चों की तरह है, बहुत मुश्किल है किसी को अलग करके कहना, पर फिर भी मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रही हूँ। अ, मुझे बचपन से कहानी सुनने का बहुत शौक था। मैं आपको बताऊं, जब मेरा बेटा छोटा था तो उसे कारों का बड़ा शौक था। मैं कार पहचान नहीं पाती थी, मैं थोड़ा इस मामले में कमजोर हूँ। फिएट और एम्बेसडर के अलावा मुझे कार नहीं समझ में आती कुछ भी। मेरे लिए बस कार का मतलब वो 4 पहिया ही होती है। और मेरा बेटा 2 साल का रहा होगा, वो हर कार का नाम बता देता था मुझसे। जब वो रात में सोते वक्त मुझसे कहानी के लिए कहे कि मम्मी कहानी सुनाओ, तो मैं उसको अपनी वही पंचतंत्र वाली कहानियां जो मेरी माँ ने मुझे सुनाई थी, बंदर वाली, वो कलेजा लेकर गया, तो वो कहता नहीं मम्मी कार की कहानी सुनाओ। जी तो
मैंने उस बंदर को फिएट कार बना दिया और मगरमच्छ को एम्बेसडर बना दिया। तो जब जब कलेजे की बात आती थी तो वो मुझसे पूछता था, मम्मी कार में भी कलेजा होता है? मैंने कहा कहानी सुनो तुम जो इतने डीप में मत जाओ। तो कहानी तो एक ऐसी विधा है जो है हम लोग बचपन से चूंकि सुनते आए हैं, कहीं एक सुकून है उसमें। और मैं ये कह सकती हूँ कि इतनी सारी विधाओं को लिखने के बावजूद भी जो कहानी लिखने में जो मुझे सुकून मिलता है, क्योंकि कहानी का जो पटल बहुत विस्तृत होता है, उसमें आप अपनी कल्पना के आकाश पे जितना चाहे उड़ सकते हैं, जितना चाहे पंख पसार सकते हैं, जितना चाहे गहराई में उतर सकते हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ऐसे रोक टोक नहीं होती कि आप कितनी बड़ी लिखें। कहीं ना कहीं विधाओं के साथ एक चीजें हैं कि उनके साथ एक नियम होते हैं, और कहानी के साथ है कि एक विस्तृत पटल मिल जाता है जिसमें आप अपनी कल्पना को एक नवीन जो है उड़ान दे सकते हैं, एक नवीन सोच दे सकते हैं। तो मेरे लिए तो कहानी, सबसे पहले मैं कहानी का ही नाम लेना चाहूंगी कि कहानियां लिखना मुझे बेहद पसंद यहाँ पे जो कहानीकार है उनको रंजना जी ने एक नया विषय दे दिया हमारे जैसों को कि आप बंदर को भी फिएट मान सकते हैं और आप मगरमच्छ को एम्बेसडर कार मान सकते हैं। तो ये एक अच्छी सोच है, इस पर कुछ लिखा जा सकता है। क्योंकि अब हम कहानियों की बात कर रहे हैं तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप अपनी कोई एक कहानी सुनाएं। मेरी ये कहानी जो है दैनिक भास्कर में 2 साल पहले प्रकाशित हुई थी, और इस कहानी को बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला था, क्योंकि हर कहानी के साथ आपका फोन नंबर और मेल एड्रेस वगैरह भी जाता है। मुझे उस दिन बहुत लोगों ने मेल किया, और उसमें एक मेल मुझे आज भी याद है कि जो मेरे पाठक थे उन्होंने लिखा था कि मेरे बच्चे बड़े छोटे हैं, अगर मेरे बच्चे बड़े होते तो मैं उन्हें ये कहानी जरूर सुनाता। मुझे बड़ी खुशी हुई उस वक्त कि मतलब उनको ये कहानी इतनी छू गई थी कि एक लेखक के तौर पे मुझे लगता है जब कोई किसी पाठक का फोन आता है तो लेखन जो है उस जगह पे आपका समझिए आपको जितनी खुशी उस वक्त मिलती है उसका गिना नहीं जा सकता। बिल्कुल। तो एक लेखक की सबसे बड़ी पूंजी उसके पाठक ही है, उसके श्रोता हैं। और मैं इस कहानी को आपके सामने समक्ष रख रही हूँ और उम्मीद करती हूँ ये पसंद आएगी आपको। स्वागत। कहानी का शीर्षक है एक कद्दू और एक अंगूर। सिन्हा साहब का प्रमोशन हुआ था, घर में एक पार्टी रखी गई थी, खाने पीने का शानदार इंतजाम किया गया था, शाकाहारी से लेकर मांसाहारी तक हर तरह के पकवान मेज पर लगे हुए थे। ऐसी पार्टियों में शराब पीना आम बात है। शराब पानी की तरह बह रही थी। घड़ी ने 1 बजा दिए थे, पर पार्टी अभी भी चल रही थी। गाने की आवाज अभी भी शकुंतला के कमरे तक पहुंच रही थी। शकुंतला और ननकू दोनों ही जाग रहे थे। कारण पार्टी का शोर नहीं, कुछ और ही था। शकुंतला सिन्हा साहब के यहाँ नौकरी करती थी, झाड़ू पोछे का काम करती थी। उसका पति यहीं चौकीदारी किया करता था। कोरोना की दूसरी लहर में उसकी जान चली गई थी। सिन्हा दंपत्ति भगवान की तरह उसके जीवन में आए थे। आखिर वह ऐसे समय में अपने 10 साल के बेटे को लेकर जाती भी तो कहाँ। जब तक पति जिंदा था तब वो उनके यहाँ चौकीदारी का काम करता था, पर उसके जाने के बाद दाल रोटी की भी समस्या हो गई थी। कोरोना के कारण सिन्हा जी की नौकरानी गांव चली गई थी, और ऐसी गई कि वापस लौट कर नहीं आई। सिन्हा साहब को काम वाली की जरूरत थी और शकुंतला को काम की। सिन्हा दंपत्ति थोड़ा दयालु प्रवृत्ति के थे। उन्होंने तरस खाकर शकुंतला को घर के काम करने के लिए रख लिया। आज महीने की 25 तारीख थी। हाथ में मुट्ठी भर पैसे आते थे। ननकू की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। बेटे के इलाज के लिए एडवांस में लिए पैसे भी अब खत्म हो चुके थे। अभी महीना खत्म होने में 5 दिन बाकी थे। मालकिन पैसे को लेकर बहुत किचकिच करती थी। आज तो घर में चूल्हा भी नहीं जल पाया था। शकुंतला और ननकू को भूख की वजह से नींद नहीं आ रही थी। तरह तरह के पकवानों की खुशबू कमरे तक पहुंच रही थी। अम्मा, अम्मा बड़ी भूख लगी है, बाहर देखो ना कितने पकवान बने हैं। शकुंतला ने ननकू को डांटते हुए कहा, तुझे डॉक्टर ने तला भुना खाने को मना किया है ना। तू तो उन पकवानों के बारे में सोच भी मत। मेरी तरफ देख, मैं तुझे एक अच्छी सी कहानी सुना। कहानी? शकुंतला ने ननकू के सर को अपनी गोदी में रखा और कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक आदमी होटल में गया और उसने होटल के मालिक से कहा, आपके होटल का जो सबसे अच्छा पकवान है उसे लेकर आओ।
फिर ननकू ने आश्चर्य से पूछा। थोड़ी देर में होटल का कर्मचारी रोटी और सब्जी लेकर आया और उसने कहा, हमारे होटल की सबसे स्वादिष्ट सब्जी है कद्दू और अंगूर। ये कौन सी सब्जी होती है अम्मा? तू बोलता बहुत है, चुपचाप कहानी सुन। ननकू ने धीरे से कहा। उस आदमी ने कर्मचारी से कहा, इसमें तो अंगूर तो है ही नहीं। जानती हो उस कर्मचारी ने क्या जवाब दिया? क्या दिया अम्मा? है ना साहब, एक कद्दू और एक अंगूर। अम्मा, अम्मा तुम भी ना। शकुंतला की बात सुनकर ननकू खिलखिलाकर हंस पड़ा और पेट दबाकर जमीन पर लौटने लगा। अचानक उसकी हंसी दर्द में तब्दील हो गई। अम्मा, भूख के मारे पेट खिंच रहा है, ठीक से हंस भी नहीं पा रहा हूँ, पेट में मरोड़ उठ रही है, कुछ खाने को दो ना अम्मा। शकुंतला की आंखें भर आईं। अपने आंसुओं को आंचल में समेट शकुंतला ने ननकू से कहा, ननकू, पुराने जमाने में साधु संत कहते थे, कभी कभी पेट को आराम देना भी बहुत जरूरी होता है। एक दिन खाना ना खाने से किसी का कुछ नहीं होता। मैं मैं कल कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर लूंगी। तो चुपचाप से सो जा, मैं तुझे दूसरी कहानी सुना। जाने दो अम्मा, अब कोई कहानी मत सुनाओ, फिर से दर्द होने लगेगा। ननकू का पेट भूख से पीठ में चिपक गया था। वो पेट दबाकर उकड़ू बैठ गया। शायद शायद इससे दर्द कुछ कम हो जाए। तभी दरवाजे पर किसी ने हौले से थपथपाया। दरवाजे पर मालकिन खड़ी थी। सो गई क्या? क्या कहती शकुंतला? अमीरों को भरे पेट नींद नहीं आती और गरीबों की कितनी रातें भूख की वजह से खाली चली जाती है। क्या हुआ भाभी, सब ठीक है ना? शकुंतला ने चिंता से कहा। घर में पार्टी चल रही है, तुम्हारे साहब का तो तुम जानती ही हो, किसी का दर्द उनसे देखा नहीं जाता। ये ले, तेरे लिए कटोरा भर के मुर्गा और तंदूरी रोटी लेकर आए। तेरे ननकू को मुर्गा बहुत पसंद है ना? तेरा मर्द बताया करता था। आज तो तेरी मौज ही मौज है। मालकिन कटोरा हाथ में थमाकर चली गई। शकुंतला की खुशी के मारे बोल नहीं फूट रहे थे। शकुंतला को मालकिन इस वक्त अन्नपूर्णा का अवतार लग रही थी। कौन है अम्मा? कौन आया था इतनी रात को? शकुंतला अपनी सोच के घेरे को तोड़कर वर्तमान में आ गई। उठ रहे ननकू, देख देख, मालकिन तेरी पसंद का खाना लेकर आई थी। एक कटोरा भरकर मुर्गा लाई थी। अरे वाह, आज तो मजा आ गया अम्मा। ननकू ननकू खुशी से झूम उठा। तंदूरी रोटी सूख कर कड़क हो गई। शकुंतला ने उसका भी इलाज निकाल लिया। वह गिलास में पानी भर कर ले आई। रोटी को इसी में डुबो डुबो कर मुलायम करके मुर्गे के साथ खा लेगी, कम से कम पेट तो भर जाएगा। अम्मा, अम्मा मैं जल्दी से प्लेट ले आता हूँ। ननकू दौड़कर प्लेट और चम्मच ले आया। शकुंतला ने बड़ी उम्मीद से कटोरा खोला। कटोरा रस्से से भरा हुआ था। शकुंतला ने चम्मच कटोरी में डाला तो मुर्गे का एक पीस उसका मुंह चिढ़ा रहा था। ननकू ननकू खिलखिलाकर हंस पड़ा। अम्मा, एक कद्दू और एक अंगूर। शकुंतला के चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आई। शायद ये लकीरें भूख की वजह से नहीं थी, शायद। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ कि मेरे प्रश्न एक कोने में हो गए हैं आपकी कहानी सुनने के बाद। और ये शायद हमारे आसपास के ही कुछ लोग हैं जो हमारे जी, आसपास ही कहीं रहते हैं, पर हम उनको देख के भी समझ नहीं पाते हैं कि भूख तो पता ही नहीं ना, हम में से बहुतों को भूख कैसी लगती है। बहुत बहुत टचिंग स्टोरी थी। बहुत शुक्रिया। अच्छी लगी कहानी सुनकर। अब मेरा अगला प्रश्न, आई एम सॉरी, थोड़ा सा मैं उन्हीं उन्हीं फीलिंग्स में अभी भी हूँ। हम स्त्रियों के बारे में बात कर रहे थे, सामाजिक स्तर पर उनकी क्या स्थिति रही है उसके बारे में बात किया हमने। अब मैं थोड़ा सा साहित्य क्षेत्र में आपको वापस लाके ये जानना चाहूंगी कि बीइंग अ वीमन राइटर, एक स्त्री का साहित्य क्षेत्र में क्या योगदान है, और क्या उसको यहाँ पर एक बराबरी का दर्जा मिला है या नहीं मिला है? आपको क्या लगता है?
अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो साहित्यिक पत्रिकाओं को आप उठाकर देखिए, उनकी भागीदारी देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि महिलाएं कितना लिख रही हैं। महिला लेखिकाओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है और वे काफी बेहतर लिख रही हैं। उनके विषय बड़े अलग हैं, उनकी सोच का तरीका बहुत अलग है, उनकी कल्पना शक्ति, उनकी भाषा शैली, उनकी सहजता, आप किसी पे भी बात कर लीजिए, सब जी कुछ मन को छू जाती है। और सबसे बड़ी बात कि और महिलाओं के साथ जो है साहित्यिक पत्रिकाओं में उनकी भागीदारी देख के मुझे जो खुशी मिलती है कि जब आप देखिए तो बराबर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के यहाँ पर खड़ी हैं। और यहाँ तो मैं ये कहूंगी कि जो है अभी तो बहुत कुछ करना है हम लोगों को बाकी है, और बहुत सी चीजें लिखनी बाकी है। और जिस तरीके से साहित्य में और महिलाओं ने प्रगति की है, हमें बहुतों को अच्छा अच्छा पढ़ने को मिलेगा, हम पाठकों को, और अच्छा दिखने को भी मिलेगा, इसे सीखने को मिलेगा हमें। एक लेखक हैं, आपने भी जरूर सुना होगा उनके बारे में, मानव कौल। और वो बहुत पढ़ते हैं और पढ़ के अलग एक इन्होंने एक क्रम बना रखा था कि पुरुषों की रचनाएं लगातार पढ़ी और महिलाओं की। और ये मैं नहीं है, मैंने उनके द्वारा सुना कि वो कहते हैं हर लहजे से अगर आप देखें तो महिला लेखक ज्यादा समृद्ध है। वो हर भाव को ज्यादा गहराई से और एक बेहतर तरीके से कह पाती है। तो ये तो हुई महिलाओं की स्थिति। साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये मेरा पर्सनल सवाल है आपसे, ये कि लेखन किसी हद तक एक सहज प्रक्रिया मानती हैं आप, या फिर आपको लगता है कि इसको सीखा जा सकता है या तराशा ही जा सकता है? आपको क्या लगता है? भाई मुझे ये लगता है कि ये तो गॉड गिफ्टेड तो एक चीज भी होती है दुनिया में। हम सीख सकते हैं, मगर तराश सकते हैं, मगर पहले से आप में आना चाहिए कि आपका शब्द को इतना समृद्ध होना चाहिए। आप किसी को देखकर आप प्रभावित हो सकते हैं, मगर आपने ये सोचा कि फला साहित्यकार बहुत अच्छी कविताएं लिखता है, ये बहुत अच्छी कहानियां लिखता है, मगर हर आदमी का एक कंफर्ट जोन होता है, अपनी एक भाषा शैली होती है, अपनी एक कल्पना शक्ति होती है, अपनी एक सोच होती है, वो आप कहाँ से लाए? तो सबसे पहले तो मैं नए लेखकों से कहना चाहूंगी कि लिखने से पहले पढ़ना सीखें, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो लोग आप जानेंगे कि इस वक्त वर्तमान स्थिति में लोग किस तरीके के विषयों को छू रहे हैं, इस वक्त क्या ट्रेंड चल रहा है, लोग किस तरीके से सोच रहे हैं, उनके दायरे क्या है, उनकी कल्पना क्या है, भाषा शैली क्या है। क्योंकि ये समझने के लिए लिखने से पहले पढ़ना जरूरी। और जब जितना समृद्ध आप पढ़ेंगे उतना ही अच्छा आप लिखेंगे। लिखने की क्या जल्दीबाजी ना लेखक कीजिए। क्या लेखक लिखने होने का की एक ये लक्षण भी है कि आप बहुत एक्सप्रेसिव होंगे तो आप बेहतर लेखक हो सकते हैं? वो एक्सप्रेशंस आपकी राइटिंग्स में ज्यादा दिखते हैं, या इसका उलट भी? नहीं, देखिए इसका कोई एग्जैक्ट कोई फार्मूला नहीं है। और कभी कभी कुछ बहुत शांत स्वभाव के लोग हैं जो अपनी दुनिया में मस्त है। मेरे जैसा व्यक्ति जो घर में ही बैठे बैठे लिख रहा है, इससे दुनियादारी से कोई विशेष मतलब नहीं है अपनी घर गृहस्थी के साथ। और मैं एक हाउस वाइफ हूँ, और एक हाउस वाइफ की जो जिम्मेदारियां मैं वो निभा रही हूँ। मुझे गार्डनिंग का भी बहुत शौक है, मुझे राइटिंग का भी, देख ही रहे हैं आप, और मुझे खाना पकाने का भी बहुत शौक है। मैं रोज यूट्यूब से कुछ ना कुछ निकाल के बनाती रहती हूँ। तो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए आप अगर ये कहें तो कि जो शांत स्वभाव के लोग हैं वो भी अपने आप को एक्सप्रेस कर ही रहे हैं अपने शब्दों के माध्यम से, जो बहुत बोलने वाले लोग हैं जो बहुत एक्सप्रेसिव हैं वो भी कर रहे हैं। तो इसका कोई बहुत एक सटीक जो नियम नहीं है वाली बात है। अगर सबकी अपनी अपनी एक शैली है, सबको ईश्वर ने अपने अपने हिसाब से बनाया है, मगर हाँ अपने अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका सबका अलग है। जी बिल्कुल। अ, अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि बाय चॉइस और विदाउट चॉइस आप जो भी कहें, कि औरतें कहीं ना कहीं मल्टीटास्किंग होती ही है। तो मेरा सवाल ये नहीं है कि वो मल्टीटास्किंग और कैसे कर लें और ज्यादा चीजें बेहतर कैसे संभाल लें। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो मल्टीटास्किंग है होना एक लक्षण है महिलाओं में, इसका कितना फायदा या नुकसान होता है? फायदा तो ऑफ कोर्स आप बेहतर घर संभाल पाते हैं, चीजें बेहतर मैनेज कर पाते हैं, पर क्या बेहतरी ही है इसका एक नतीजा, या फिर कहीं ना कहीं उस उनको उससे कुछ दिक्कतें भी आती हैं अपने पर्सनल विकास में? उस पर कुछ कहें। अ, मैं आपने मेरे परिचय पढ़ा होगा। मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी किया है। और जी मेरी रचनाओं को पढ़ने के बाद जब पाठकों के फोन आते हैं तो पहले तो साहित्यिक गतिविधियों पे चर्चा होती है, मेरी रचना के विषय में चर्चा होती है, फिर
दूसरा प्रश्न ये होता है, आप कहाँ जॉब कर रही हैं? और जब मैं ये कहती हूँ कि नहीं मैं जॉब नहीं कर रही, मैं हाउसवाइफ हूँ, कि नहीं आप तो पीएचडी हैं, आप नौकरी नहीं करती, तो ये किस किताब में लिखा है कि आप बहुत शिक्षित हैं तो आपको नौकरी ही करनी चाहिए? मैंने लेखन चुना, मैंने घर चुना, और मुझे इसी में सुख मिलता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप जब नौकरी, आप शिक्षित ज्यादा हों और तो अगर आप नौकरी करें तभी आपको सुख मिलेगा। मैंने हमेशा स्वांतः सुखाय के लिए लिखा। मुझे लेखन से बड़ी खुशी मिलती है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक तरीका मिलता है। जो चीजें मुझे प्रभावित, चूंकि एक लेखक और एक आम आदमी का जो दृष्टिकोण होता है बिल्कुल अलग होता है, और हम हमारे पास जो दृष्टिकोण होता है, एक आम व्यक्ति जो इस चीज को देख, वो सामान्य घटना होती है, मगर एक लेखक के तौर पर मैं जब उस घटना को देखती हूँ तो मुझे कुछ अलग ही नजर आ रहा। तो एक मैं हाउसवाइफ, एक लेखक के तौर पे मैं अगर ये देखूं तो मल्टीटास्क होना जो है बहुत अच्छी बात है, मगर उतने ही दूर तक आप अच्छा मान सकते हैं जब आपका कहीं मिसयूज ना होने लगे। आप जब तक स्वांतः सुखाय के लिए आप जब तक कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, मगर बहुत से लोग इस बात का फायदा उठाने लगते हैं कि नहीं अरे वो कर लेती हैं, उसी जगह पे आपको स्टॉप करना पड़ता है। क्योंकि एक हमारे एक पंक्ति बड़ी प्रचलित है कि जय यत नारेस्ति पूजन तेरा मनते तत्र देवता, कहीं मुझे देवी ना बनाओ। मैं तो हमेशा कहती हूँ मुझे इंसान ही समझ लो वही बहुत है, क्योंकि शायद देवी बनाना ज्यादा आसान है, और 10 हाथ आपने दिखा दिए। अब तो वह देवियों के साथ तो आप गदा है, तलवार है, और आप सब कमल का फूल है सब दिखाते हैं। अब चित्र दूसरे बदल गए, एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ में बच्चा है, एक हाथ में तब भी जी। जिम्मेदारियां ही आप दिखा रहे हैं। मगर मुझे ये लगता है कि ये मेरा निर्णय होना चाहिए कि मुझे किस हद तक करना, या आप मुझे ना बताएं। क्योंकि जहां आपने ये सब कुछ सहज रूप से स्वीकार करना शुरू कर दिया कि नहीं मैं कर दूंगी, आप छोड़ दीजिए मैं कर दूंगी, कहीं ना कहीं ये आप अपने साथ खुद के लिए गलत करते सही कह रही है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अब आप ये बताएं कि अगर आप लेखिका नहीं होती, ये तो हमने जाना कि आपको किचन में नए नए व्यंजन ट्राई करना पसंद है, गार्डनिंग आपको बहुत पसंद है, तो पर फिर भी मैं जानना चाहूंगी कि अगर आप लेखन नहीं चुनती तो आप क्या चुनती? हैं। नहीं, मैं लेखक मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मैंने आपसे अभी बताया कि मैंने जॉब नहीं चुनी, मैंने हाउस वाइफ होना चुना। और हाउस वाइफ चुना तो मुझे लेखन शुरू से बहुत पसंद था। मैं काफी शादी के पहले से लिख रही हूँ, और मुझे लिखते हुए करीब करीब बीच में एक गैप आया लंबा, और पारिवारिक जिम्मेदारियां बहुत थी। मगर शादी के पहले भी मैं लिख रही थी, तो मैं ये कह सकती हूँ कि लेखन जो है, और मुझे पसंद था शुरू से, और जो चीज आपको पसंद हो तो आप उसे छोड़ नहीं पाते। तो फिर इसके इतर तो मैं कुछ सोच ही नहीं सकती कि मैं लेखक ना होती तो क्या होती यार ये बात। हाँ, उसके साथ साथ मैंने आपसे जैसे बताया कि मुझे खाना बनाने का शौक है, मुझे चित्रकारी का शौक है, गार्डनिंग का शौक है। आप कभी मेरे घर आइए तो उसकी छाप आपको मुझे दिखेगी भी आपको। और ये सब चीजें कहीं ना कहीं मुझे लेखन में मुझे मदद भी करती है। जब आप इस तरह के काम, क्रिएटिविटी काम करते हैं, वे लेखन में एक क्रिएटिविटी है। और इस तरह के घर साज सज्जा और गार्डनिंग का आप जब काम कर रहे होते हैं तो नए तरह के विचार और आपको सुकून देते हैं, और लेखन मुझे हमेशा से सुकून देता है। और जो चीज आपको खुशी देता है, सुकून देता है, उसे आप छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल, बिल्कुल बनी बात है। पर लेखन बहुत धैर्य का विषय है। आपको क्या लगता है? मतलब मुझे लगता है बहुत धैर्य चाहिए होता है। आप किसी कहानी पे भी काम कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि अब इसको कहाँ ले जाएँ आगे? मतलब क्या करें इसमें? आपको लगता है कि बहुत धैर्य का काम है? आप अपनी मदर को भी कभी किचन में खाना बनाते देखा होगा, तो किचन में जब आप खाना बनाते तो अगर गैस की आंच आप स्लो कर दें तो खाना ज्यादा अच्छा बनता है, सीज के बनता है। तो जी। लेखन में भी जो है विचारों और कल्पनाओं और सोच को सीजने के लिए छोड़िए। जितना वो सीजेंगे वो उतने ही जो है उभर कर आएंगे। तो हर चीज में अगर आप वक्त देंगे, चाहे आप चित्रकारी कर रहे हो, चाहे घर के लिए रहे हो, या परिवार या रिश्तों में अगर आप समय दे रहे हो, तो वो और समृद्ध होते हैं, और कहीं ना कहीं आप सफल भी हो रहे होते हैं। तो लेखन भी वो बिल्कुल वैसे ही है कि आप जितना वक्त देंगे अपने विचारों को, अपनी सोच को, अपनी कल्पनाओं को उनको सीजने के लिए छोड़ देंगे, तो उसका परिणाम भी उतना ही बेहतर है। चूंकि मैं आपसे यहाँ पर लेखन की टिप्स अपने लिए ही नहीं सही हमारे दर्शकों के लिए भी ले रही हूँ, तो मैं बार बार मोह नहीं छोड़ पाती, जो मन में आता है वो प्रश्न रख देती हूँ। जैसा कि आपने कहा कि आप उसको छोड़िए, उस विचार को अपने अंदर रमने दीजिए या सींचने दीजिए, तो कहीं इस
इस सब ऊहापोह में ऐसा तो नहीं होगा कि वो विचार ही चला जाए, वो विचार ही गायब हो जाए, क्योंकि कई बार विचार आता है किसी उद्वेग के साथ। नहीं, तो अ, जी। आप वो आपको छोड़ेगा ही नहीं ना, आप उसे भले छोड़ देंगे मगर वो आपको नहीं छोड़ेगा। वही हम्म। धागे का जो सिरा होता है सिर्फ एक आदमी के हाथ में नहीं होता है, दूसरी तरफ भी पकड़ा हुआ होता है। आप भले छोड़ देंगे मगर उसने आपको नहीं छोड़ा है, आपको मजबूर होकर उसे पकड़ना ही पड़ेगा, वो आपको सोने नहीं देगा। मैं ये महसूस करती हूँ, मेरी कोई कहानी अगर अधूरी रहती है मुझे नींद नहीं आती है जब तक वो पूरी नहीं हो जाती। और एनी हम्म। हाउ मुझे लगता है चाहे वो 1 हफ्ता 10 दिन बाद, चाहे मुझे जब भी वक्त मिला मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करती हूँ। वो एक बेचैनी सी बनी रहती है और ये बेचैनी मुझे लगता है बड़ी मुझे सुखदायक लगती है। मुझे लगता है कि अभी मेरे अंदर का इंसान जिंदा है और मुझे जो है ये प्रेरित करता रहता है कि नहीं तुम जैसे और काम कर रही है ये भी तुम्हारे लिए जरूरी है और इसे भी करना बहुत जरूरी है। तो जब ये भाव बना रहेगा नहीं, जैसे कहते नहीं अपने लिए भी सोचना, मैं ये हमेशा सोचती थी कि एक स्त्री जो है अपने पति अपने बच्चे अपने भाई के लिए सपनों को पूरा करने के लिए सब कुछ त्याग कर देती, मगर अपने सपनों के लिए वो कभी प्रयास नहीं करती। मगर एक वक्त के बाद कम से कम सोचना तो जरूर चाहिए उसको कि और बहुत सी स्त्रियों से आप बात करिए तो उनके, मैं शादी के पहले ये किया करती थी, जी। तो उसमें एक दर्द भी महसूस होता है भाई किया करती थी क्यों छोड़ दिया। जैसे आप और सारे काम कर रही थी उसके लिए वक्त निकाल ही लेती। हो सकता है परिस्थितियां आपके अनुकूल ना हो मगर जितना प्रयास आपने अपने परिवार को सजाने संवारने के लिए किया अपने सपनों को भी सजा संवार दिया हो तो शायद आप ज्यादा खुश होती। और जब आप खुश होंगी तो आपका परिवार आपके आसपास का माहौल भी खुश होगा। आपकी बात से जुड़ी एक बात और, जैसे आपने कहा कि कहानी अधूरी होती है तो कई बार नींद नहीं आती, तो वो कागज पर किसी उपन्यास के रूप में बाहर आए, कहानी के रूप में बाहर आए, संस्मरण के रूप में आए, कविता के रूप में आए, पर कहीं ना कहीं आपके भीतर तो वो एक एकल नाटक है, क्योंकि हर पात्र में है तो जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आप ही जी रहे हैं उसको। मैंने कहा ना कि वो जी। आपको सोने ही नहीं देगा, कि आप मजबूर हो जाएंगे कि उस सिरे को दोबारा पकड़ने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे, चाहे वो साहित्य की कोई भी विधा हो। कई बार ऐसा होता है कि मैं जब कविताएं लिख रही होती है क्योंकि कविताएं एक क्षण के लिए एकदम अचानक से आती ट्रिगर करती है और जी। आप लिख लेते हैं फिर आप किसी काम में व्यस्त हो गए, फिर उसके बाद आप उसको फिर से रीराइट कर रहे होते हैं या सही कर रहे होते हैं। अगर उस वक्त आपको ये लगता है कि नहीं ये जो भाव आया है ये छूटना नहीं चाहिए, जी। ये जो बेचैनी है उसको तुरंत शब्दों का एक रूप दे दो, तो वो आपसे करवा लेता है। हम खुद नहीं कर रहे होते वो करवा लेता है। लोग अलग अलग भावों में, स्पेशली अगर मैं कविता की बात करूं, किसी अलग अलग भाव में होते हैं, तो लोग लिखते हैं दुखी है, नाराज है, गुस्सा है, प्रेम है। आपके लिए वो कौन सा भाव है जिसमें आपको वो कविता मजबूर कर देती है कि मुझे पेपर पर अभी उतार ही दो? अ, ऐसा नहीं, मुझे मैंने बहुत अलग अलग तरीके की कविताएं लिखी हैं और कभी कोई ऐसी कोई घटना या कोई मतलब जो है प्रभावित कर जाती है चीजें। मैंने अभी हाथरस में जो घटना घटी थी मैंने उस पर भी एक कविता लिखी थी। पुलवामा में जो घटना घटी उस पर भी मैंने एक कविता लिखी थी। और जब एवरोज की मृत्यु हुई तो उस वक्त भी मेरी घटना, उस वक्त होता है एक माहौल बन जाता है उस तरह की कि उस पर जी। चर्चाएं हो रही होती हैं। तो कहीं ना कहीं वो मन मस्तिष्क पर कहीं ना कहीं अपनी छाप गहरी छाप छोड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं आपको जो है प्रभावित कर रहा होता है। उसी वक्त कविता का भी जो है जन्म होता है। जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने हमारे दर्शकों को ये बात कही कि अगर आपको लेखन में रुचि है तो पढ़ना जरूर है, आपको पढ़ना मत भूलिए, पढ़ते रहिए। तो चूंकि पढ़ने पढ़ाने की बात हो रही है तो हम जानना चाहेंगे कि कोई कुछ ऐसी किताबें जो आप रिकमेंड करेंगी या जो आपकी पसंदीदा रही और आपको लगता है कि सबको पढ़नी चाहिए, वो कौन सी? मुझे लगता है मेरी पीढ़ी वाले जितने लोग हैं उन्होंने अपनी साहित्यिक यात्रा प्रेमचंद और शिवानी से ही शुरू की होगी। और बेसिक्स अगर जो आपको सीखने हैं तो प्रेमचंद को आप जरूर पढ़ें। इतना अच्छा इतना गहरा उन्होंने लिखा है। इसके अलावा मुझे मालती जोशी जी को पढ़ना बहुत पसंद है। हरीश भिमानी जी की लता मंगेशकर पर लिखी गई जीवनी मुझे बड़ी बेहद पसंद है। एक अलग तरीके की विधा हो गई आपकी। और आप कहीं ना कहीं प्रेरित भी होते हैं इस तरह की कि अगर आप जीवनी अगर पढ़ते हैं तो नीचे से ऊपर उठने उनके संघर्ष के बारे में जब आप बातें करते हैं तो आप कहीं ना कहीं मोटिवेट भी हो रहे होते हैं। इसके अलावा प्रतिभा राय जी की मुझे द्रौपदी बहुत पसंद है। ममता कालिया जी की कहानियां मुझे पसंद है। अमृतकांत जी की कहानियां मुझे बहुत पसंद है।
सूर्यबाला जी की भी कौन देश का वासी पढ़ने को रिकमेंड करूंगी, उन्हें पढ़िए, ये मुझे चांद चाहिए, इस तरीके की जी। किताबें पढ़िए। और साहित्यिक पत्रिकाएं बहुत अच्छी अच्छी हैं, जिनसे पढ़कर आप अलग अलग तरह की विधाओं के बारे में जान सकते हैं, और वर्तमान में क्या चल रहा है, किस तरीके का ट्रेंड है, वो समझने का भी आप प्रयास कर सकते हैं। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ साहित्यिक मैगजीन्स के भी, पत्रिकाओं के भी नाम बताएं जो उन्हें, जी, जिनको पढ़ना आप रिकमेंड करती हैं। जी, मैं हंस, पाखी, सरस्वती, नया ज्ञानोदय, और ये साहित्यिक साहित्य अमृत, आपके निकट, और इन सब पत्रिकाओं में का जो है कंटेंट बहुत अच्छे, आप इन्हें पढ़ें। और अगर बाल पत्रिकाओं के, आजकल पत्रिका पढ़िए, आजकल पत्रिका का भी जो है कंटेंट बहुत अच्छा है, और बहुत अलग तरीके की कंटेंट, और बहुत बढ़िया पढ़ने को आपको मिलेगा इन सब चीजों को। तो एक जगह पे आप अलग अलग विधाओं को पढ़ने का, अगर आप का मूड हो, तो इस तरह की पत्रिकाओं को पढ़िए, आप अलग 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 तरह की विधाओं को एक जगह में पढ़ सकेंगे। चलने का समय है दीदी, पर चूंकि बाल, अब मैं भूल गई थी वो प्रश्न, चूंकि आपने ये शब्द दोहराया तो मुझे याद आ गया। कुछ अगर याद हो, कोई बाल कविता अगर याद हो तो कुछ कहना मैं चाहेंगे हमारे हाँ, लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहती थी कि हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है। जी। तो वो बच्चा अभी तक मेरे अंदर जीवित है। तो मैं थोड़ा बहुत, मेरी बाल कविताएं क्लास फर्स्ट, सेकंड और क्लास सेवेंथ में पढ़ाई जाती है। तो मैंने अभी हाल में कुछ कविताएं लिखी है, मैं आपको सुनाऊंगी। जी, स्वागत है। सर्कस में था एक हाथी, उसका था एक प्यारा साथी, उछल उछल कर दौड़ लगाता, हाथ किसी के वो ना आता, लंबी पूंछ और भूरे बाल, बड़ी सी आंखें टमाटर दाल, दिन भर करता बाहर अंदर, नाम था उसका कालू नंदन। वाह 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 वाह! बहुत प्यारी, बहुत क्यूट। तो ये छोटी छोटी कविताएं हैं जो, जिसे लिखने में मुझे खुद बड़ा आनंद आता है। मैं अपना बचपन खुद जी लेती हूँ इसके बहाने में। एग्जैक्टली exactly. इवन जब आप पढ़ रही थी तो वो एक शरारत चेहरे पे दिखती है, और वो आप अंदर तक महसूस करते हो कि सच में अभी भी वो बच्चा, वो चंपक, वो चंदा मामा की दुनिया अभी आप में बाकी है, कहीं ना कहीं गई नहीं। भगवान वो मासूमियत हम सब में बनाए रखे। और जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज लाई हैं आप, क्या कहना चाहेंगी उन्हें? जी, मैं ये हमेशा कह रहे, महिलाओं के लिए तो मैं विशेष तौर से ये कहती हूँ कि हमें एक दूसरे का सपोर्ट जरूर करना चाहिए। हम लोगों के लिए जिंदगी वैसे ही बहुत मुश्किलों से भरी है, और अगर हम एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बन जाए तो हम लोगों के लिए जीवन और आसान हो जाएगा। लेखन एक ऐसा माध्यम है जहाँ हम अपनी भावनाओं को बहुत बेहतर ढंग से व्यक्त कर सकते हैं, और इसके माध्यम से कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से जुड़ भी सकते हैं। सिर्फ लेखन ही नहीं, ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जो मैंने आपसे पहले भी कहा, जो कहती हैं महिलाएं कि शादी के पहले मैं ये करती थी, ये करती थी शब्द अपने जीवन से हटा दें, करती हूँ। अगर ये शब्द जुड़ जाएगा तो शायद जीवन और आसान और सहज हो जाएगा। और सबसे पहली बात, परिवार को खुश रखने और समाज को खुश रखने की चिंता में हम अपने आप को खुश रखना भूल जाते हैं। सबसे पहले खुद को खुश रखना शुरू कीजिए, परिवार आपका अपने आप खुश हो जाएगा। क्योंकि तब आप अपनी जिम्मेदारियां, अपने जो है, हम कर्तव्य निभाते निभाते अपने अधिकारों की बात भूल जाते हैं। तो कर्तव्य के साथ साथ अपने अधिकारों की भी बात करें तो बेहतर होगा, और एक दूसरे का सपोर्ट करते रहें तो और भी बेहतर होगा। एक अच्छी और एक सुंदर दुनिया देखने के लिए हमें कहीं ना कहीं ये कदम तो बढ़ाना ही है। बहुत अच्छा लगा रंजना दीदी आपसे बात करके, आज इतना कुछ जान के, समझ के। एक बेहतर स्त्री बनने के तरीके क्या हैं, अपने शौकों को जिंदा रखें, बच्चों के साथ बच्चे बनना सीखें, और समय का बेहतर सदुपयोग कैसे करें, अच्छी किताबें पढ़ते और पढ़ाते रहें। इतना समय आपने हमें दिया, कितनी नई बातें बताई, अपने शौक साझा किए, इन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतना समय आज बड़ी बिंदी के मंच पर दिया। और मैं आपका और विभा जी और इस मंच का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया। मुझे भी आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई, और मैं अपने पाठकों और श्रोताओं का भी धन्यवाद कहना चाहूंगी, जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया और मुझे सुना। और उम्मीद करती हूँ हमारी अगली मुलाकात भी इसी तरीके से होगी। अंजलि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रंजना दीदी। और चलते चलते मैं अपने सभी दर्शकों को यहाँ बताती चलूँ कि हमारे कमेंट बॉक्स में बाई मियाँ कॉफी का एक लिंक आपके लिए रहता है, जिसमें आप कम से कम एक और अधिक से अधिक कितनी भी कॉफीज खरीद सकते हैं। ये जो धनराशि है, ये कैंसर सर्वाइवर्स के लिए जाती है। तो हमारे साथ जुड़े रहें, अगले हफ्ते फिर हम आपसे इसी वक्त मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।